नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गोत्र और वंश के बारे में। गोत्र और वंश के बारे में जानेंगे, गोत्र क्या होता है और वंश क्या होता है। क्या आप सभी गोत्र और वंश को एक ही मानते हैं? जैसे हम किस गोत्र के हैं या किस वंश के हैं, जो आप सभी दोनों एक ही मानते हैं, तो ये मानना बिल्कुल गलत है। ये दोनों जो चीजें हैं वो अलग अलग है। गोत्र अलग होता है और वंश अलग होता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से गोत्र और वंश के बारे में। गोत्र क्या होता है? गोत्र का तात्पर्य गो प्लस त्रस, अर्थात गो मतलब क्या होता है? गाय, और त्रस से हो जाता है स्थान, यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गाय बांधने का स्थान। गाय बांधने का स्थान। तो अगर देखा जाए तो गोत्र क्या होता है? निकट संबंधियों का समूह होता है जो आपस में जुड़े हुए होते हैं, यानी कि जिनकी भी गायें एक जगह बांधी जाती थी, वो सब आपस में क्या होते थे? संबंधी समूह माने जाते थे। इसकी उत्पत्ति जो है इसका इतिहास आदिम काल से माना जाता था। गोत्र की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? ये आदिम काल से ही मानी जाती थी। तब के समय में ऐसा होता था कि सभी की गायें एक जगह बांधी जाती थी, और वो एक ही जगह बांधे जाने के चलते वो जो इंसान थे, उनके उनके बीच में जो संबंध पाया जाता, तो वो कहते थे कि हम एक ही संबंधी हैं। तो इसलिए वो आपस में भाई बहन के समान होते थे। तो कुछ परिभाषाओं के अनुसार देखते हैं कि गोत्र क्या है। यहाँ पे हमने परिभाषा लिया है मजूमदार और मदान का। ये कहते हैं कि बहुधा एक गोत्र कुछ वंशों का योग होता है। एक गोत्र कुछ वंशों का योग होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या, बहुत सारे लोग गाय बांधने आते थे, जिसकी उत्पत्ति एक काल्पित पूर्वज से संबंधित होता है। इनके पूर्वज कैसे होते हैं? काल्पित होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। और यह पूर्वज कोई भी हो सकता है, जैसे मानव हो सकता है, मानव तुल्य कोई हो सकता है, या कोई कल्पित वस्तु हो सकता है, पशु पक्षी भी हो सकते हैं, या कोई निर्जीव वस्तु तक हो सकता है। कुछ भी मतलब एक प्रतीक होना चाहिए जिसे वो लोग पूर्वज माने। तो चलिए आगे एस.सी. दुबे के अनुसार जानते हैं। एस.सी. दुबे कहते हैं कि गोत्र को कई वंशों का समूह कह सकते हैं। ये भी मानते हैं कि गोत्र को कई वंशों का समूह कर सकते हैं, जिसका निर्धारण पितृपक्ष से या मातृपक्ष से हो सकता है। तो इसलिए ये जो गोत्र है वो एक पक्षीय होता है, या तो वो पितृपक्ष से होगा या तो वो मातृपक्ष से होगा। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है इन परिभाषाओं को पढ़ के कि गोत्र क्या होता है? बहिर्विवाही समूह होता है। गोत्र क्या होता है? बहिर्विवाही समूह होता है, क्योंकि एक ही पूर्वज की संतान होने के कारण एक गोत्र के सदस्य जो है वो अपने आप को भाई बहन मानते थे, और उनमें ऐसा भाई बहन मानने के चलते क्या होता है? पारस्परिक वहाँ पे विवाह संबंध निषेध था, विवाह उनमें निषेध था। तो एक गोत्र जो होता है वो एक पक्षीय होता है, या तो वो मातृपक्षीय होगा या तो पितृपक्षीय होगा। तो गोत्र के अंदर या तो माँ की ओर से या तो पिता की ओर से परिवार को जाना जाता है, अर्थात गोत्र वही होगा जो माँ के भाई का होगा या पिता का होगा। गोत्र हमारा कौन सा होगा? या तो वो माता के गोत्र से लिया जाएगा या तो पिता के गोत्र से लिया जाएगा। अगर माता के गोत्र से लिया गया तो वही गोत्र हमारा होगा जो हमारे मामा का, नाना का हुआ, वही होगा। अगर पिता के गोत्र से हम अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे जो दादा का, भाई का जो गोत्र होगा, बहन का, वही हमारा भी गोत्र होगा। यानी कि ये कहने का मतलब है कि गोत्र जो है एक पक्षीय होता है, वह या तो मातृपक्षीय होगा या तो वो पितृपक्षीय होगा। तो एक गोत्र का कोई एक पूर्वज होता है, जो एक ही गोत्र के सब लोग अगर मानते हैं कि हम एक गोत्र के हैं, उनके एक ही पूर्वज होंगे, जो कि वास्तविक भी हो सकते हैं, काल्पनिक भी हो सकते हैं, या पौराणिक भी हो सकते हैं।
जनजातियों में कुछ जनजातियों में गोत्र को अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि थारू में कुरी गोत्र, और गोंड में कुर, नागा में खिल और सिब में कुल इत्यादि नामों से इसे जानते हैं। तो हिंदू समाज में एक व्यक्ति का गोत्र उसके पुरोहित का ही गोत्र माना जाता है। किसका हमारा जो गोत्र होगा वो कौन सा गोत्र होगा? जो हमारे पुरोहित का गोत्र होगा। तो वैसे हिंदू समाज में 16 गोत्रों की चर्चा की गई है। किसके 16 गोत्रों की चर्चा की गई, और अलग अलग ऋषियों ने, अलग अलग लोगों ने जो है वो गोत्रों को अलग अलग भागों में बांटा है। तो उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग इतना जान लेंगे कि मूलतः क्या होता है कि भारतीय समाज में 16 गोत्रों का समूह माना जाता है, जिनमें श्रेष्ठता और हीनता की भावना पाई जाती है। अगर कि ऐसे बोला जाता है कि हम इस गोत्र के हैं तो हम श्रेष्ठ हैं, और तुम इस गोत्र के हो तो वो क्या होता है? हीन पाया जाता है। तो चलिए आगे हम लोग जानेंगे। आप गोत्र के बारे में समझ चुके हैं, तो अब हम लोग जानेंगे वंश के बारे में। वंश क्या होता है? तो वंश में एक व्यक्ति अपने को अपने पूर्वजों से संबंध मानता है। क्या मानता है? अपने को अपने पूर्वजों से संबंध मानता है, और पूर्वज वह होते हैं जिनकी वह संतान होते हैं। जैसे कि हमारे पिता के पिता, उनके पिता के पिता, तो ऐसे वंशक्रम आगे बढ़ता जाता है। तो वंशक्रम में भी क्या होता है कि उसमें भी मातृपक्ष या पितृपक्ष दोनों में से एक ही होगा। वंशक्रम में भी जैसे कि गोत्र में भी माना जाता था, ये भी एक पक्षी है, और वंश भी जो होता है वो एक पक्षी होता है। दोनों में एक ही हो सकते हैं, या तो मातृवंशीय हो सकते हैं या तो पितृवंशीय हो सकते हैं। तो वंशक्रम की व्यवस्था क्या होती है? एक पक्षीय होती है। अपवाद में कुछ जनजातीय समाज में इसे उभय पक्षीय भी स्वरूप होता है। जनजातियों में कुछ उभय पक्षीय भी स्वरूप पाया जाता है। तो वंश क्या होता है? वंश वास्तविक होता है, जबकि गोत्र क्या था? काल्पनिक था। वंश वास्तविक होता है, जबकि गोत्र क्या होता है? काल्पनिक होता है। वो काल्पनिक ऋषि, काल्पनिक जो भी पौराणिक चीजें या निर्जीव वस्तु, उसको बना लिया जाता है, और सभी लोग कहते हैं हम उसी गोत्र के हैं। लेकिन वंश जो होता है वास्तविक होता है, जो रक्त संबंधों पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? रक्त संबंधों पर आधारित होता है, और इससे उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। इसमें क्या होता है? इसी से रक्त संबंध, जो भी वंश परंपरा है, उसी के अनुसार उत्तराधिकार का निर्धारण होता है। तो ये भी जो है वंश जो भी है ये बहिर्विवाही होता है, यानी कि अपने वंश से बाहर शादी करना, ये भी क्या होता है? बहिर्विवाही होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो आप सभी इतने अच्छे से देखते हो और हमारी बातों को सुनते हो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये कमेंट कीजिएगा कि आप किस वंश से और किस गोत्र से आते हो। तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।